नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है। मैं यहाँ पर एज़ अ एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है हेडेक यानी सिर दर्द। तो हेडेक में हमको थोड़ा-सा जानना है क्योंकि बहुत कॉमन सिम्पटम है, बहुत सारे पेशेंट्स को होता है। तो आखिर क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या सिम्पटम्स रहते हैं और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हेडेक जो है वो बड़ा ही ब्रॉड टर्म है। जो मोस्ट कॉमन कॉज हेडेक है जो आता है दैट इज़ अ मस्कुलर हेडेक, जो हम आए दिन अपने ओपीडीज में पेशेंट्स को देखते हैं। कुछ रेयर कॉजेज में भी हैं जो आते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से, ब्रेन में अगर कोई स्वेलिंग है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी साइकोलॉजिकल हेडेक्स भी होते हैं जिसका कोई कॉज नहीं मिलता है, उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट होता है। नो, हेडेक में जो बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अ माइग्रेन। माइग्रेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट्स वेरी डिसेबलिंग। पेशेंट को अपना काम, जो रोज़मर्रा का काम है वो नहीं कर पाता है अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल है और जो उसका जो पूरा रूटीन है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो माइग्रेन एक्चुअली क्या है? माइग्रेन इज़ एक्चुअली अ वस्कुलर हेडेक। इसमें होता क्या है कि जो अभी तक थ्योरीज़ हैं, जो बताया जाता है कि शायद इस वजह से, अभी तक क्लियर नहीं है पूरा कॉज उसका, लेकिन कहा जाता है कि इट्स अ वस्कुलर हेडेक, जिसमें कि ब्रेन के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। एंड जो कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब जो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है ब्रेन की जो वेसल्स हैं, और बाहर जो ब्रेन के बाहर जो हमारे सर के पास की जो वेसल्स हैं वो डायलेट होती है, मतलब वो फैलती है। लेकिन उसका कारण जो होता है वो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, और फिर वो क्या होता है जिसकी वजह से माइग्रेन का हेडेक का स्टार्ट होता है। तो माइग्रेन जो है वो ज़्यादातर जो है वो यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल मतलब किसी एक तरफ स्टार्ट होगा, जैसे या तो लेफ्ट में हो रहा है या राइट में हो रहा है, और चेंज कर सकता है पोजिशन। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिलेटरल ही हो, वो कभी कभी आपको पूरे सर में भी हो सकता है। उसके जो टिपिकल फीचर्स हैं माइग्रेन के, वो हैं कि नोज़िया पेशेंट को फील होता है, वॉमिटिंग होता है, लाइट से और आवाज़ से सेंसिटिविटी भी मिल सकती है। मतलब जब मरीज़ को हेडेक हो रहा होगा तो उसको लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो अवॉइड करना चाहता है और मरीज़ चाहता है कि मैं किसी कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में बंद होकर के आराम से रेस्ट करूँ। हेडेक के इन सिम्पटम्स के साथ में पेशेंट को जो हेडेक होता है वो बहुत सीवियर होता है और ऐसा थ्रोबिंग होता है। थ्रोबिंग मतलब ऐसा लगता है जैसे पल्सिटाइल्स हैं, अंदर कोई पल्स या अंदर कोई वेसल है जो कि पल्स या पल्सिटाइल जैसा मूवमेंट हो रहा है, तो वो पेशेंट को फील होता है। कभी कभी माइग्रेन में ऑराज होते हैं। ऑराज मतलब हेडेक होने से पहले पहले मरीज को पता चलता है कि अब उसको हेडेक होगा। ज़्यादातर कॉमन जो ऑरा है वो रहते हैं विजुअल ऑरा। विजुअल ऑरा मतलब उसको कुछ अजीब सा उसको एक लाइन सा और स्किटिलेटिंग या फिर स्कोटोमा कुछ ऑरा, मतलब लाइट का, चमकता हुआ लाइट का वो दिखता है पेशेंट को। और वो स्टार्ट होने को ऑरा जो है वो कभी कभी 1 घंटे तक रह सकता है, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर तक रह सकता है, और उसके बाद फिर पेशेंट को हेडेक स्टार्ट होता है, जिसमें कि ये यूजुअल सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा कभी कभी विजुअल के अलावा ऑडिटरी ऑरा होते हैं, जिसमें स्मेल, एक कुछ अजीब सा स्मेल दिखता है। कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हरारत होती है। तो जब ये ऑरा होता है तो उसके बाद फिर हेडेक स्टार्ट होता है, तो उससे कभी कभी मरीज को पता चलता है कि हाँ, मुझे हेडेक होने वाला है। जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं माइग्रेन के, वो क्या हैं? तो जो देखा गया है माइग्रेन में, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। एक तो लाइट है ही है, साउंड है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो सकता है, पर उसके अलावा है, मेन है जैसे कि फास्टिंग। अगर आप अपना खाना मिस करते हैं, स्किप करते हैं मील, या फास्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। देन सेकंड इज स्लीप। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, खासकर नाइट की स्लीप 6 to 7 आवर्स की नहीं है, आप रात दिन, जैसे कई जो लोग हैं नाइट शिफ्ट्स में हैं तो उनकी नाइट अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसमें भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर प्रेसिंग फैक्टर्स में और भी चीज़ें आती हैं। फूड हैबिट्स हैं, आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फ्रूट्स जो हैं, मतलब सिट्रस फूड हैं,
या क्या कहते हैं नॉर्मल जो फ्रूट्स कई हमने देखे हैं पेशेंट्स जो है लेते नहीं हैं, जो डाइट प्लान है जो उनका ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से ही माइग्रेन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हम अब जैसे माइग्रेन है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस नॉर्मली जो पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, ज़्यादातर पेशेंट उसी से डायग्नोस बहुत, क्योंकि बहुत ही क्लासिकल इनकी हिस्ट्री होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसमें जो मेन मेन फीचर्स हैं वो यही हैं, या तो पेशेंट को यूनिलेटरल हेडेक है, पहला चीज़। सेकंड, उसके साथ अगर पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट से या आवाज़ से परेशानी हो रही है, सीवियर एंड बहुत ही डिसेबलिंग हेडेक है, और थ्रोबिंग हेडेक है जिसमें थ्रोबिंग जैसे पल्सिटाइल फीलिंग आती है, एंड लास्ट की एक्सर्शन से अगर ये प्रेसिपिटेट या फिर वर्सन होता है, तो ये मोस्ट लाइकली आपको माइग्रेन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आप चाहें तो कभी कभी जो एटिपिकल फीचर्स अगर हुए कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ही हो रहा है, कि या किसी एक तरफ ही सर दर्द हो रहा है, बुखार के साथ अगर आ रहा है, हेडेक के साथ बेहोश हुआ है पेशेंट, या कभी उसको कोई सीजर्स आए हैं, नेक में स्टिफनेस फील हो रहा है, तो ऐसी केसेस में कभी कभी वो इन्वेस्टिगेशंस में एमआरआई या सीटी स्कैन, और कुछ पेशेंट्स में हमको लंबर पंचर यानी सीएसएफ की स्टडी भी करनी पड़ती है। पर अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट्स की जो डायग्नोसिस होती है वो हिस्ट्री बेसिस पे ही हो जाती है। नाउ ट्रीटमेंट इसका आता है, माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही है, बट नॉन मेडिकल यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेडिकेशन एक लिमिट तक या एक समय तक पेशेंट लेता है, लेकिन जब भी देखा गया है कि मेडिकेशन हम बंद करते हैं तो माइग्रेन प्रेसिपिटेट होने लग जाता है। और जो प्रेसिपिटेट होता है उसके फैक्टर्स हैं वो यही हैं जो शुरुआत में आपको बताया कि जो सीडेंट्री लाइफ है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, वो देना है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो हम कई हद तक अपने जो माइग्रेन का या हेडेक का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज़ एक्सरसाइज। सीडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं रखनी है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग करना है। योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकेंड इज़ फूड। फूड हैबिट बहुत ज़रूरी है, जैसे जिसमें बोलते हैं क्लासिकल जो है बोला जाता है मेडिटेरियन जो फूड हैबिट है उसको हमको एक्वायर करना है, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं, जो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड हैं, उनको अवॉइड करना है। साथ में वाटर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पेशेंट्स हैं जो वाटर अच्छे से नहीं लेते, पानी अच्छे से नहीं पीते, तो एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना है। देन जो ट्रिगर करते हैं आपके हेडेक्स को, जैसे कुछ फूड है, स्पेसिफिक फूड है, सिट्रस फूड हो गया, चीज़ हो गया, कई पेशेंट्स को जैसे मैगी लेते हैं या कोई भी नूडल्स, चाइनीज़ पैक्ड फूड होते हैं ज़्यादातर, वो अवॉइड करने हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट, कई लोगों को चॉकलेट से अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वो अवॉइड करना। आपको पता चल जाता है माइग्रेन पेशेंट्स को कि अगर वो किसी फूड से प्रेसिपिटेट हो रहा है तो बेटर उसको अवॉइड करें। सनलाइट, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, इनसे भी प्रेसिपिटेट होता है, तो वो अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको प्रेसिपिटेशन कम होगा और माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। एंड लास्ट इज़ कि जो नींद है, स्लीप पैटर्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो माइग्रेन बार बार प्रेसिपिटेट होगा। तो कोशिश करें कि नाइट की स्लीप 6 to 7 आवर्स की अच्छे से लें। इसको अगर आप लेंगे तो आपके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। देन कम्स दी मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसका एक मिथ है जो बना हुआ है कि माइग्रेन तो ठीक ही नहीं होता है, माइग्रेन हमेशा रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर डाइट, मैंने जैसे बताया शुरुआत में, प्रॉपर लाइफस्टाइल आप मॉडिफिकेशन करेंगे और उसके साथ आप मेडिकेशन लेंगे तो इसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो टारगेट रहता है हमारा माइग्रेन में वो रहता है कि 1 in a month या 2 in a month हो, जो कि एसओएस मेडिकेशन से ठीक हो जाए। अगर ये ठीक हो रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट अचीव जो हम कर सकते हैं माइग्रेन के पेशेंट में। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो आती हैं कई मेडिकेशंस हैं, जिसमें कि सिर्फ एनाल्जेसिक ही नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स क्या होते हैं कई बार सिर्फ हेडेक हो रहा है तो एनाल्जेसिक लेते रहते हैं। एनाल्जेसिक्स जो है वो उस समय के एक्यूट अटैक को कंप्लीट क्योर करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को कम नहीं करता। तो दर्द की दवाएं नहीं लेनी, कुछ यूजुअल मेडिकेशंस रहती हैं, उसका अगर आप उसको लेंगे प्रॉपरली तो उससे आपका फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाएगा। तो बेटर है जब भी अगर आपको लगता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से
बाकी की चीज़ें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, उससे आपके फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं हो रहा, माइग्रेन कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि या तो जनरल फिजिशियन अगर आपके यहाँ अवेलेबल है या न्यूरोलॉजिस्ट नियर बाय आपके कोई अवेलेबल है तो उनसे मिलें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।